गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी और जो क्लासें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं दोस्तों वो आप रेगुलर ले रहे होंगे। और आपको पता है दोस्तों मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासें आपके लिए करा चुका हूँ। और जिन स्टूडेंटों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं या और अपने नोट्स बना सकते हैं, अपनी तैयारी जो है दोस्तों रेगुलर जो है कर सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि हमारा प्रेजेंट में जो चैप्टर चल रहा है वो है दोस्तों आपका, देखिए बायो हो चुकी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स आपकी चल रही है। और फिजिक्स में दोस्तों मेजरमेंट आपके लिए करा चुका हूँ यानी मापन। और मोशन में आपके लिए प्रेजेंट में आपकी चल रही है जो कि आपका आज का दोस्तों मोशन का लास्ट चैप्टर है, जो कि मैं पहले ही बता चुका था आपके लिए कि दोस्तों मोशन जो है आपका बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसे मैं दोस्तों आपको 4 पार्टों में जो है पढ़ाने वाला हूँ ताकि दोस्तों हर चीज़ आपको आसानी से मैं समझा सकूँ। और मैंने शुरू में एक बात और कही थी दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो कि जो फिज़िक्स है आपकी दोस्तों उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके फार्मूले। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो लगभग लगभग आप मान लीजिए दोस्तों 60 से 70% आपकी फ़िज़िक्स कंप्लीट है। क्योंकि दोस्तों जो आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो थ्योरेटिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चाहे आप ग्रुप डी 2022 का एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे आप ALP CVT 1 का एग्ज़ाम उठा लीजिए 2025 का, चाहे आप ALP टेक्नीशियन का एग्ज़ाम उठा लीजिए, आपने देखा होगा दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। और थ्योरी आपकी तभी कंप्लीट हो पाएगी जब आपको न्यूमेरिकल याद है, थ्योरी अच्छी तरह से याद है। तो जितना हो सके दोस्तों न्यूमेरिकल ऊपर ध्यान आपको देना है, थ्योरी पर आपको ध्यान देना है, नोट्स बनाने हैं और उन्हें रेगुलर रिवाइज करना है। अब चलिए दोस्तों चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा दोस्तों लास्ट वीडियो है दोस्तों ये मोशन से रिलेटेड। तो अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप पास पहुँच सके। और देखिए दोस्तों उससे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ, ये आप कमेंट में देख रहे हो कि एक हमारे स्टूडेंट हैं दोस्तों, ये कोई नीलम है, इन्होंने पूछा था कि सर PDF कहाँ मिलेगी। एक हमारे हैं दोस्तों BK लिरिक्स के नाम से हैं, इन्होंने पूछा था सर बुक का नाम क्या है। तो और भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी कई और भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिप्लाई किया था सर PDF कहाँ मिलेगी, PDF कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए बायो कराई है, फिर उसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री भी कराई है। तो देखिए दोस्तों केमिस्ट्री और बायो की जो PDF हैं आपकी वो तो मैं नहीं डाल पाया, लेकिन जो फिजिक्स की आपकी यहाँ से आगे जितनी भी आपकी वीडियो होंगी उन सभी की दोस्तों PDF आप हमारे चैनल टेलीग्राम जो चैनल है हमारा दोस्तों प्योर साइंस लाइफ के नाम से ही है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वही हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है। तो वहाँ पर जाकर आप रेगुलर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और वहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अब रही बुक की बात दोस्तों, तो बुक की मैं आपको बता दोस्तों मैंने ये जो कंटेंट तैयार किया है ऐसा नहीं है दोस्तों एक ही बुक से तैयार किया हो, बहुत सारे जो हैं दोस्तों NCERT जितनी भी होती है दोस्तों सारी NCERT कंप्लीट की है। उसमें से दोस्तों जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खासकर आपका रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, अदर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हुआ, उन सभी एग्ज़ामों के लिए दोस्तों सफिशिएंट जो नोट्स हैं मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, और बुक जो है दोस्तों अभी तक मैंने तैयार नहीं की है, और बुक के बजाय दोस्तों एक दिन ऐसा करूँगा जैसे ही आपकी ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आपके लिए दोस्तों इसकी PDF उपलब्ध करा दूंगा और आप वहाँ से अपनी PDF डाउनलोड कर लेना, निकलवा लेना और वहाँ से आप रेगुलर उन नोट्सों को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, बाकी आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। तो देखिए दोस्तों मैं आपके लिए रैखिक गति, कोणीय गति, बल के नियम, परिभाषा, समीकरण, घूर्णन गति, रेखीय गति, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए करा चुका हूँ। बल आघूर्ण आपके लिए करा चुका हूँ। और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दोस्तों इसी में उत्तोलक से। और आपको बता दोस्तों बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है आपकी, यानी बेसिक साइंस जो है ALP CVT 1 में, वहाँ पर दोस्तों ये आपका उत्तोलक वाला पार्ट जो है ये वहाँ पर दिया गया है और यहाँ से प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसे बड़े ध्यान से आपको समझना है, देखना है, ALP टेक्नीशियन वालों को भी और ALP वालों के लिए भी। तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों कि लीवर क्या है यानी उत्तोलक क्या है। तो देखिए दोस्तों ये एक प्रकार की दोस्तों छड़ है जो एक किसी एक बिंदु के सापेक्ष घूमती है।
ठीक है। और उत्तोलक शब्द दोस्तों फ्रेंच भाषा के लिब्रे शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य है दोस्तों उठाना। और उत्तोलक आपके 3 प्रकार के होते हैं, यानी उत्तोलक के 3 घटक होते हैं। एक तो होता है दोस्तों एफर्ट यानी दोस्तों आयास, एक होता है दोस्तों फलक्रम यानी दोस्तों भार, एक होता है लोड यानी फलक्रम दोस्तों होता है आपका आलम्ब और लोड होता है भार। वहीं आयास क्या है दोस्तों, वह घटक जिस पर हम बल लगाते हैं वो आयास कहलाता है, या फिर इसे हम दोस्तों प्रयास भी कह सकते हैं। वहीं आलम्ब क्या है दोस्तों, वह बिंदु जिसके चारों ओर गति होती है उसे कहते हैं हम दोस्तों आलम्ब। भार क्या है दोस्तों, वह घटक जहाँ आउटपुट मिलता है उसे हम दोस्तों भार कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए ये कोई बिंदु है दोस्तों आपका ये वाला, और इस पर मान लीजिए दोस्तों ये छड़, मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया है कि एक मान लीजिए ये आपकी एक कोई छड़ है, तो इस बिंदु के रेस्पेक्ट में इस बिंदु के चारों ओर दोस्तों ये जो छड़ है इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से घूमेगी, ठीक है। तो ये इस बिंदु के ही दोस्तों, इस बिंदु को ही अपना अक्ष मानकर घूमती रहेगी। तो ये छड़ जो है दोस्तों जिस बिंदु पर घूम रही है, ये इस बिंदु पर घूम रही है, तो ये इसका दोस्तों आपका आलम्ब होगा। क्या दोस्तों, आलम्ब। ये आपको याद रखना है। 1 मिनट दोस्तों मैं आपके लिए बता देता हूँ एक बार और। यहाँ ये आपका आलम्ब होगा, आलम्ब, ठीक है दोस्तों। एक साइड होता है दोस्तों लोड आपका यानी भार, और एक साइड होता है क्या दोस्तों, प्रयास। क्या दोस्तों, प्रयास। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, प्रयास जो है यहाँ पर दोस्तों किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है इस लोड को उठाने में जो कार्य किया गया है, यानी जो ताकत लगाई है, जो प्रयास किया गया है इस लोड को उठाने में, उसे कहते हैं हम दोस्तों प्रयास। तो ये आपका लोड होगा, ये आपका प्रयास होगा, यानी एक साइड में लोड होता है, एक साइड में प्रयास होता है। अब दोस्तों इसी लोड और ये आपका फलक्रम है जो कि आलम्ब है, ये आपका प्रयास है। इसी के आधार पर दोस्तों उत्तोलकों को 3 प्रकार से बांटा गया है, जैसे मैं आपके लिए बता देता हूँ। और चलते हैं हम आगे। जैसे कि ये चीज़ें मैंने बताई थी आपके लिए कि आपका कोई बिंदु है यानी फलक्रम यानी आलम्ब है, और ये आपकी रॉड है। अगर आपका ये फलक्रम दोस्तों, ये फलक्रम है, ये लोड है, ठीक है, और ये आपका प्रयास है। यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों लोड लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये एल है, ये एफर्ट यानी दोस्तों प्रयास है, ठीक है। अगर आपका, और ये आपका फलक्रम है, फलक्रम, ठीक है दोस्तों। अगर फलक्रम बीच में हो, जैसे यहाँ पर ये लोड है, ये एफर्ट है, इधर फलक्रम है, तो इस जगह पर अगर फलक्रम है तो आपका फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक होगा। अगर फलक्रम के बजाय दोस्तों यहाँ पर लोड है, वो अगर ये लोड यहाँ पर है फलक्रम की जगह, तो आपका दोस्तों ये सेकंड श्रेणी का उत्तोलक होगा। और एफर्ट फलक्रम की जगह है, यानी फलक्रम बीच में है तो आपका, सॉरी दोस्तों, एफर्ट बीच में है तो आपका दोस्तों थर्ड श्रेणी का उत्तोलक होगा। तो इसी के आधार पर हम दोस्तों आगे जो आपके फर्स्ट श्रेणी सेकंड श्रेणी की जो उत्तोलक हैं वो हम समझेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ से केवल और केवल आपको दोस्तों जो है क्या याद रखना है, एग्जाम्पल। केवल आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा, बाकी दोस्तों और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे ये फर्स्ट श्रेणी का जो उत्तोलक है, इसमें जो दोस्तों यांत्रिक लाभ होता है, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, उसका मान दोस्तों 1 भी होता है, 1 से कम भी होता है, ठीक है, और 1 के बराबर भी होता है, या 1 से ज़्यादा भी होता है। वहीं लोड में दोस्तों क्या होता है, यांत्रिक लाभ का मान 1 से ज़्यादा होता है, जबकि एफर्ट में 1 से कम होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम समझते हैं एक एक करके। देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है, ये सेकंड श्रेणी का उत्तोलक, ये थर्ड श्रेणी का उत्तोलक। अब इन्हें हम आगे समझते हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आपके लिए बता चुका हूँ, आयास, आलम्ब और भार। आलम्ब क्या है दोस्तों, आपका फलक्रम, तो यहाँ पर आलम्ब बीच में है तो ये फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है। यहाँ पर यांत्रिक लाभ दोस्तों 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सेकंड श्रेणी में मैंने आपके लिए भार बताया, तो भार बीच में है तो यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होगा। यहाँ पर मैंने आयास थर्ड श्रेणी के में बताया था कि आयास यानी दोस्तों प्रयास बीच में है तो यांत्रिक लाभ जो है आपका 1 से कम होगा। अब फर्स्ट श्रेणी की जो एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने हैं दोस्तों। जैसे कैंची, आपने देखा होगा दोस्तों, ये आपकी मान लीजिए कोई कैंची है, ठीक है, और ये जो कैंची है यहाँ पर इसके जो हत्थे हैं, यानी जिस साइड से
हम पकड़ते हैं, यही तो होता है दोस्तों, इधर से हम पकड़ते हैं और ये आपकी कैंची है। तो इस बिंदु के रेस्पेक्ट में ये जो है, जिस बिंदु के रेस्पेक्ट में ये कैंची के जो ये ब्लेड हैं ये घूमेंगे, और इधर दोस्तों ये हैंडल जो है ये भी घूमेंगे, तो इस बिंदु के रेस्पेक्ट में घूमेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, बिंदु आलंब होगा, यानी दोस्तों फलक्रम होगा। और मैंने पहले ही बताया है, कोई भी छड़ जिस बिंदु के रेस्पेक्ट में घूमे, जिस बिंदु पर घूमे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आलम। तो कैंची इसी बिंदु पर घूमेगी, इसके ब्लेड जो हैं आगे पीछे होंगे, ऊपर नीचे होंगे, तो इसी बिंदु के रेस्पेक्ट में होंगे, तो ये फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक होगा, यानी दोस्तों फलक्रम बीच में होगा। यहाँ पर आपका जो है दोस्तों प्रयास होगा, यहाँ पर ही तो हम प्रयास लगाएंगे, यहीं से तो हाथ में, यहीं से क्या है दोस्तों, हम पकड़ कर किसी भी वस्तु को काटेंगे कैंची से, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रयास होगा। मान लीजिए इस वस्तु को काटा जा रहा है, तो ये क्या है, इसके द्वारा काटा जाएगा, इन ब्लेडों के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ये लोड हुआ इस कैंची के रेस्पेक्ट में। वो वही चीज़ें मैंने आपके लिए बताई हैं कि बीच में आपका फलक्रम होगा, एक साइड लोड होगा, एक साइड भार प्रयास होगा। तो जितने भी आपके फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक हैं उनमें सभी में दोस्तों आपका जो है आलम्ब जो है दोस्तों, यानी फलक्रम जो है आपका बीच में होगा। जैसे प्लास है, संडासी है, साइकिल ब्रेक है, पेचकस है, कील उखाड़ने वाली मशीन जो है दोस्तों, वो भी आपका फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है। अब बात करते हैं सेकंड श्रेणी के उत्तोलकों की। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सरोता, नींव निचोड़ने की मशीन। आपने देखा होगा दोस्तों, एक साइड में हम प्रयास लगाते हैं और एक साइड जो है दोस्तों उसके बीच में हम नींव डालते हैं, और एक साइड में क्या है दोस्तों, एक कील के द्वारा वो दो पल्ले जो होते हैं, जिन हैंडलों के बीच में जब हम नींव रखते हैं, तो क्या है, एक साइड में जिस बिंदु के रेस्पेक्ट में वो हैंडल ऊपर नीचे होते हैं जिस कील के द्वारा, दूसरी साइड में कील लगी होती है ताकि वो ऊपर नीचे हम दबा सकें, तो वो है आपका दोस्तों फलक्रम। तो यहाँ पर लोड बीच में होता है। तो नींव निचोड़ने की मशीन जो है ये भी आपका सेकंड श्रेणी का उत्तोलक है। एक हाथ वाली कचरे की गाड़ी, वो भी दोस्तों जो है आपका सेकंड श्रेणी का उत्तोलक है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड श्रेणी के। तो आपका हाथ हुआ, हल, चिमटा, मुंह का जबड़ा, हथौड़ा और स्टेपलर, और आपका दोस्तों एक हॉकी स्टिक हुआ, ठीक है। ये सारे सारे क्या हैं दोस्तों, आपके थर्ड श्रेणी के उत्तोलक। तो दोस्तों आपको ये जितने उत्तोलक हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और ये इससे दोस्तों बहुत सारे प्रश्न ALP CBT 1 में, CBT 2 में पूछे जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आपके उत्तोलक, और जितने भी उत्तोलक थे, जितने भी इनके एग्जाम्पल थे, जितने प्रकार थे, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए बता चुका हूँ। अब चलते हैं दोस्तों, एक चैप्टर है आपका इसी में, प्रक्षेप्य गति। अब दोस्तों प्रक्षेप्य गति क्या होता है, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से, जैसे दोस्तों ये आपका क्षैतिज है, ये सतह जो कहलाती है दोस्तों, निचली सतह ये आपका क्षैतिज कहलाता है, और लंबवत जो सतह होती है दोस्तों ये आपका ऊर्ध्वाधर कहलाता है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों, कि किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाए। मान लीजिए ये कोण है और यहाँ से किसी वस्तु को फेंका जा रहा है, तो ये वस्तु जाकर धीरे 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 दोस्तों यहाँ पर आकर रुकेगी। तो इस कोण पर फेंका गया, मान लीजिए कोई कोण है 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो या 90 डिग्री, जो भी है ये आपका कोण होगा। तो वह वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है, क्योंकि दोस्तों इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, तभी तो ये कोई पिंड है, जो भी है वस्तु है, ये यहाँ पर आकर रुकेगी। यहाँ पर आकर जो है रुकी, यहाँ पर आकर इस बिंदु पर आकर गिरी, यहाँ से फेंका और यहाँ आकर गिरी ये, तो क्या कौन सा बल कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। और परवलयाकार पथ पर गति करती हुई, ये परवलयाकार पथ है, ये आपका गति करती हुई धरातल पर आ जाती है, और धरातल पर ये आपका धरातल है, यहाँ पर आकर ये रुक गई। ठीक है दोस्तों, इस प्रक्षेप्य गति को क्या, इस गति को क्या कहते हैं हम दोस्तों, प्रक्षेप्य गति। और यह एक प्रकार की दोस्तों द्विविमीय गति भी कहलाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोई कोण है, ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्षैतिज रेखा है, ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये कोई कोण है, यहाँ से किसी वस्तु को फेंका गया और ये इस प्रकार से दोस्तों यहाँ आकर रुकी। तो
उस वस्तु की, जो वस्तु हम हमारे द्वारा फेंकी गई, उस वस्तु की अधिकतम ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक गई, और क्षैतिज के बीच की दूरी, यानी उस वस्तु के द्वारा जितनी ऊंचाई तय की गई अधिकतम, और क्षैतिज जो तल होता है उसके बीच की दूरी क्या कहते हैं हम दोस्तों, हाइट, यानी एच हम कहते हैं। और जिस बिंदु से हमने वो वस्तु फेंकी और जिस बिंदु पर जाकर गिरी, उस बिंदु, एक शुरुआती बिंदु से और अंतिम बिंदु तक जाने में उसे कितना समय लगा, उसे कहते हैं हम दोस्तों आवर्तकाल। और इनके बीच की दूरी को, यहाँ से और यहाँ की सीधी दूरी जो होती है दोस्तों, ये आपका कहलाता है रेंज, यानी दोस्तों परास। और इसमें हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों, ये साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा ये कार्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हाइट निकालना, टी यानी आवर्तकाल निकालना, रेंज निकालना, इन सारे फॉर्मूले को हम देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जब किसी वस्तु को यू प्रारंभिक वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक यू बाई जो होता है दोस्तों यू साइन थीटा, और क्षैतिज घटक कोस थीटा यू कोस थीटा के बराबर होता है। पिंड परवलयाकार पथ पर गति करता हुआ एक अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, जिसे हम एच कहते हैं, और पुनः धरातल पर आता है। और पिंड द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्षैतिज परास, यानी दोस्तों रेंज। वहीं अगर हम आगे देखें तो दोस्तों, पूरी प्रक्षेप्य गति में लगा हुआ समय उड्डयन काल दोस्तों कहलाता है, या फिर आप बोल सकते हैं आवर्तकाल, जो कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगे समय का 2 गुना होता है। जितनी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई तक वो पिंड गया, मान लीजिए दोस्तों ये है, और पिंड मान लीजिए यहाँ से उठा और यहाँ तक गया, तो ये अधिकतम जो ऊंचाई है, तो ये आवर्तकाल जो होगा दोस्तों, इस ऊंचाई का हमेशा क्या होगा दोस्तों, 2 गुना होगा। क्या होगा दोस्तों, 2 गुना। और यही चीज़ें यहाँ पर समझाई गई, अर्थात पिंड को अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में लगा समय और अधिकतम ऊंचाई से पुनः धरातल पर आने में लगे समय के बराबर होता है। और अधिकतम ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों ये वाला आपका। तो ये जो है दोस्तों ऊंचाई का फॉर्मूला है आपका। अब इन्हीं तीनों फार्मूलों को दोस्तों, परास जो कि रेंज है आपका, आवर्तकाल है, और एक आपका हाइट है, इन्हीं दोनों फार्मूलों को हम दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, अधिकतम ऊंचाई का सूत्र क्या है, यानी फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर। आपको याद रखना है दोस्तों, ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला प्रक्षेप्य गति के रेस्पेक्ट में। तो यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा वाई 2g, जी होता है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, जो कि जी का मान होता है दोस्तों, या तो आपको दिया होगा और या नहीं दिया हो तो आपको हमेशा 9.8 ही मानकर चलना है, और दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो आपको 10 ना मानकर दोस्तों हमेशा क्या मानना है, 9.8। बाकी यू होता है दोस्तों आपका प्रारंभिक वेग, और साइन थीटा जो होता है दोस्तों उसका मान क्या होता है, किस कोण पर वह वस्तु फेंकी गई, वो होता है दोस्तों आपका साइन थीटा। उसी प्रकार दोस्तों आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा वाई जी। वही दोस्तों क्षैतिज परास का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा वाई जी। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं दोस्तों प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड, और डायरेक्टली दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रक्षेप्य गति में पिंड की अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और अधिकतम उड्डयन काल के लिए प्रक्षेपण काल हमेशा जो है दोस्तों 90 डिग्री, जबकि अधिकतम क्षैतिज परास के लिए दोस्तों प्रक्षेपण कोण का मान जो है 45 डिग्री होना चाहिए। अगर आपको अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम उड्डयन काल का जो है दोस्तों कोण चाहिए तो वो आपका 90 डिग्री का होगा, और अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण का मान 45 डिग्री का होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति के कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे फेंका गया पत्थर, धनुष से छोड़ा गया तीर, तोप से छोड़ा गया गोला, फेंका गया भाला, क्रिकेट बॉल, बैडमिंटन कॉक, वॉलीबॉल की गति, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, प्रक्षेप्य गति के एग्जाम्पल हैं।
अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए यदि 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया गया कोई पिंड 10 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक जाता है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा। प्रारंभिक वेग क्या है दोस्तों, यू प्रारंभिक वेग होता है और बी अंतिम वेग। तो आपको ऊंचाई निकालनी है या प्रारंभिक वेग निकालना है। हमारे पास क्या दिया गया है दोस्तों, ऊंचाई दी गई है, तो हमेशा ऊंचाई वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो एच को हम यहाँ रख देंगे। 2g जो है दोस्तों आपको 10 मानकर चलना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 10 माना है, क्योंकि ये दोस्तों प्रश्न है जो दिया गया पूछा गया था आपका ALP 2019-18 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाला है। तो 2g और h हमारा क्या है दोस्तों 10 मीटर, तो h हमने यहाँ पर रख दिया। अब 2g आपको 10 मानना है, u स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो 45 का मान आपको याद रखना है, 45 का मान होता है 1/2। u का मान पूछा है आपसे, तो ये हमने रख लिया। और ये आपका दोस्तों 200 हुआ आपका, जो 2g है इस 2 से गुणा 10 का करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2 गुणा g का मान 10 माना है यहाँ पर, तो 20 होगा। और 20 का गुणा जब दोस्तों हम इस 10 से करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा, इस 10 से करेंगे तो हमारा होगा 200 बराबर में यू स्क्वायर वाई इंटू 1/2। अब u का मान हमें निकालना है, तो ये नीचे है तो ये इधर ये गुणा में चला जाएगा 200 के, तो u स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों 400। और 400 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे, जैसे u है इसका स्क्वायर निकालना है तो हमें 400 का अंडर रूट करना पड़ेगा, तब u का मान आएगा, और ये आएगा दोस्तों आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। दोलन गति होती है दोस्तों एक, तो इसके बारे में हम समझेंगे कि दोलन गति है क्या, क्या होती है और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए दोस्तों, दोलन गति एक प्रकार की सरल आवर्त गति होती है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, वह गति जिसमें कोई पिंड एक माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करे, इससे क्या कहते हैं हम दोस्तों, दोलन गति या कंपन गति। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जैसे कि पेंडुलम की गति, लोलक की गति और आपका झूले की गति। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये कोई पेंडुलम है, ठीक है, और ये लटका हुआ है इस रस्सी से। अगर हम दोस्तों, ये तो मेन बिंदु हुआ जिसके द्वारा ये लटका हुआ है और इस बिंदु पर आकर ये रुक जाता है, लेकिन एक बार ये इधर जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर, इस प्रकार से ये घूमता रहे, मतलब इस प्रकार से ये घूमता रहे, तो ये क्या है दोस्तों, इसकी दोलन गति कहलाएगी। दोलन गति मतलब दो बिंदुओं पर होने वाली गति। एक तो इस बिंदु पर हुई, एक इस बिंदु से इस बिंदु तक, इस बिंदु से यहाँ तक, फिर ये इधर गया, फिर इस बिंदु से यहाँ तक, तो ये होती है दोलन गति। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एक तो पेंडुलम की गति, एक लोलक की गति, एक झूले की गति। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है आपकी दोलन गति। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, जैसे तो चलिए दोस्तों और आसान भाषा में आपके समझाने के लिए कोशिश करता हूँ कि देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई जो है दोस्तों, जो है लोलक है, यानी कोई पिंड है जो इस डोरी के द्वारा दोस्तों ये लटका हुआ है। अब जैसे ही हम दोस्तों इस पिंड को धक्का लगाते हैं, या तो ये इधर जाएगा या फिर ये इधर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की तय की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी ए से बी तक, बी से ए तक, ए से सी तक, फिर सी से ए तक, दोबारा से। लेकिन दोस्तों स्थिर बिंदु जो होगा इसका, जब आपका ये जो है इधर उधर घूमना बंद हो जाएगा, तो लास्ट का बिंदु जो होगा, अंतिम बिंदु जो होगा, जो आपका स्थिर बिंदु होगा इसका, जिसे हम दोस्तों माध्य स्थिति कहेंगे, वो आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, पॉइंट ए। ठीक है दोस्तों,
तो इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, सीमांत स्थिति। तो लोलक का कार्य क्या है दोस्तों, जो लोलक है आपका दोस्तों वो करता है दोलन गति के कार्य, दोलन गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि लोलक को किसी दृढ़ आधार से डोरी की सहायता से लटका दिया जाता है और ए को माध्य स्थिति कहा जाता है, यानी ए जो है ये इसका माध्य स्थिति है जिसके इर्द गिर्द लोलक गति करता है। या तो ये बी बिंदु बी तक जाएगा, फिर बी से वापस ए पर आएगा और ए से सी तक, फिर वापस सी से ए तक आएगा। तो ये गति जो है दोस्तों क्या कहलाएगी, इसकी क्या कहलाएगी दोस्तों, लोलक गति। और बी, ये आपका बी बिंदु है और ये आपका सी बिंदु है, तो इसके बीच की जो स्थिति होती है, जो आपका ए बिंदु है, इसको क्या कहते हैं हम दोस्तों, सीमांत स्थिति कहते हैं। तो ये होता है दोस्तों आपका लोलक। अगर हम बात करें आगे कि सरल लोलक की गति प्रत्यानयन बल यानी दोस्तों रिस्टोरिंग फोर्स के अधीन होती है, जो कि माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होती है। यानी माध्य स्थिति से बिंदु बी तक कितना विस्थापन किया गया और जितना विस्थापन किया गया है उस विस्थापन के क्या होती है दोस्तों, समानुपाती। सरल लोलक गति की जो गति होती है वो इस दूरी के, जैसे दोस्तों ये ए है आपका, ये बी है और ये सी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन किया गया है वो दोस्तों सरल लोलक की गति के समानुपाती होगा ये विस्थापन। अगर आपसे पूछा जाए कि सरल लोलक की गति जो है किसके समानुपाती होती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों माध्य स्थिति के विस्थापन के समानुपाती। यानी ये जो मध्य की स्थिति है इसके द्वारा कितना विस्थापन किया है, ए से बी तक कितना विस्थापन हुआ, ए से सी तक कितना विस्थापन हुआ, जो ये विस्थापन हुआ है ए से बी तक, ये आपकी दोस्तों क्या है, सरल लोलक गति कहलाती है। यानी इसके ये समानुपाती होती है। और प्रत्यानयन बल की दिशा मध्य स्थिति की ओर होती है। तो प्रत्यानयन बल जो है दोस्तों एफ, यानी प्रत्यानयन बल जो है समानुपाती होगा दोस्तों माइनस एक्स की। तो आपको केवल यहाँ तक ये आपको याद रखना है और इसकी जो ये आपके एग्जाम्पल हैं ये आपको याद रखने हैं। कौन से दोस्तों, ये रहे, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। और दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक करते चलें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं हम सीमांत स्थिति क्या है, इसकी अधिकतम ऊर्जा कब होती है, न्यूनतम ऊर्जा कब किस बिंदु पर होती है, वो हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों सीमांत स्थिति पर गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों अधिकतम होती है, गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और गतिज ऊर्जा व न्यूनतम वेग जो है दोस्तों हमेशा कम होता है। किस स्थिति पर दोस्तों, सीमांत स्थिति पर। आपको याद रखना है सीमांत स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और गतिज ऊर्जा व वेग जो है दोस्तों न्यूनतम होता है। वहीं जबकि माध्य स्थिति की बात की जाए तो माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा और वेग अधिकतम होते हैं और स्थितिज ऊर्जा क्या है दोस्तों, कम होती है। और सरल लोलक की गति का जो आवर्तकाल है दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये वाला आपको याद रखना है। यानी T बराबर 2π√L/g। यानी दोस्तों जो आपकी लंबाई है, ठीक है, यह आवर्तकाल के समानुपाती होती है। अर्थात सरल लोलक की लंबाई जो है दोस्तों, लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल हमेशा क्या होगा दोस्तों, 2 गुना होगा। यानी दोस्तों 2πr है ना, इसका गुणा और हो जाएगा ये, तो ये हमेशा 2 गुना होगी। और कोण वेग जो है आधा हो जाएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ये आपको याद रखना है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 गुना, और कोण जो है, कोणीय वेग जो है दोस्तों आधा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है सीमांत वेग, सीमांत स्थिति के रेस्पेक्ट में और माध्य स्थिति के लिए। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक होता है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोस्तों शीत ऋतु में लोलक की लंबाई घटने के कारण आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों लंबाई जो है दोस्तों मैंने अभी आपके लिए बताया कि T यानी आवर्तकाल जो है दोस्तों 2πL/, क्या है दोस्तों यहाँ पर, ये L है दोस्तों आपका। देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया था, 1 मिनट, ये रहा तो L, हाँ L ही है, और L ये आपका G होगा दोस्तों यहाँ पर बटे में G, यानी दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण, और ये अंडर रूट आपका होगा। तो ये जो लंबाई है ये किसके समानुपाती है दोस्तों, T के।
अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, ये आपको याद रखना है। और अगर आवर्तकाल बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, आवर्तकाल घटेगा तो लंबाई घटेगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, शीत ऋतु में लोलक की लंबाई घटने के कारण आवर्तकाल कम हो जाता है, जिससे कोणीय वेग बढ़ता है और घड़ी तेज हो जाती है। आपने देखा होगा सर्दियों के समय क्या है दोस्तों, दिन का समय जो है, सूर्य जो है दिन के समय जल्दी ढल जाता है। और गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, थोड़ा सा देरी से ढलता है। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में जो है सूर्य लगभग 5, साढ़े 5 या 6 बजे के समथिंग ही ढल जाता है, जबकि गर्मियों में क्या होता है, वो 7 बजे के समथिंग ढलता है। तो वो क्यों होता है, इसी स्थिति, इसी कंडीशन के कारण। अगर हम बात करें जबकि दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में, तो इसकी लंबाई जो है दोस्तों ऊष्मीय प्रसार बढ़ने के कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है। ये ऊष्मीय प्रसार होता है तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, और लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और इससे क्या होगा दोस्तों, कोणीय वेग घट जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है। इसलिए घड़ी धीरे 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 चलती है। और आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि कोई व्यक्ति खुले झूले पर झूला झूल रहा है, कोई व्यक्ति झूले पर झूल रहा है और अचानक खड़ा हो जाए तो कोणीय वेग क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। कोणीय वेग हमेशा बढ़ेगा, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद आ गया, सॉरी दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। और जितनी भी चीज़ें बताई हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक होता है दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी दोस्तों गुरुत्व केंद्र। ये क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पर वस्तु का समस्त भार केंद्रित होता है। जैसे दोस्तों मैं आपके लिए बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का संपूर्ण भार क्या होगा दोस्तों, केंद्र के जो है रेस्पेक्ट में ज्ञात किया जाएगा। यानी संपूर्ण भार, सारा का सारा भार क्या कहाँ जो है दोस्तों, किस पर निर्भर करेगा, इस बिंदु पर। और जिस वस्तु का जितना ज़्यादा भार होगा उस पर गुरुत्व त्वरण उतना ही ज़्यादा कार्य करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर, अर्थात जिस जगह से धागा बांधकर वस्तु को लटकाया जाए वह संतुलन अवस्था में हो। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पीसा की मीनार है दोस्तों। पीसा की मीनार झुकी होने पर भी आज तक खड़ी हुई है। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके आधार से होकर गुजरती है। और जब इस मीनार का झुकाव इतना अधिक हो जाएगा कि गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है आधार से बाहर होकर गुजरने लग जाएगी, तो यह मीनार गिर जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपके लिए समझा देता हूँ एक बार दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये कोई मीनार है दोस्तों, ये पीसा की मीनार है आपकी। तो गुरुत्व केंद्र जो है, इसके केंद्र बीचों बीच जो केंद्र है दोस्तों, ये कोई मीनार है और ये थोड़ी सी झुकी हुई है इधर। एक मिनट अच्छी तरह से बनाता हूँ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये कोई मीनार है, ठीक है, एक मिनट ज़्यादा हो गया दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये आपकी पीसा की मीनार है मान लीजिए। अगर गुरुत्वीय त्वरण जो है, गुरुत्वीय केंद्र जो है इस पीसा की जो मीनार है इसके बीचों बीच होकर गुजरे तो मीनार खड़ी रहेगी। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये गुरुत्वीय केंद्र जो है इस मीनार के बजाय, इस केंद्र के बजाय, इसके केंद्र से नहीं गुजरने के बजाय ये सीधा इस प्रकार से चली जाए तो मीनार क्या है दोस्तों, गिर जाएगी। क्योंकि दोस्तों अब तो गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्व बल है जो पृथ्वी का, वो तो अब यहाँ तक कार्य कर रहा है। तो यहाँ के आगे का हिस्सा पहले से ही झुका हुआ था और यहाँ से नहीं गुजरेगा तो क्या है दोस्तों, ये गुरुत्व केंद्र जो है, सॉरी दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल जो है इस पर कार्य नहीं करेगा। तो ये क्या है दोस्तों, इसे डाट जो है खड़ी भी नहीं हो पाएगी। और ये जितना इसका झुकाव ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो ये इतना झुकते 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 धीरे धीरे गिर जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये इस प्रकार से जाता है बीचों बीच होकर। तो क्या है दोस्तों, गुरुत्व केंद्र इस पीसा की मीनार पर ऊपर से लेकर दोस्तों नीचे तक बराबर कार्य करेगा। तो बराबर कार्य करेगा तो दोस्तों समान स्थिति में खड़ी रहेगी। तो यही चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं। ठीक है,
पीसा के मीनार के रेस्पेक्ट। अब आगे बात करते हैं हम दोस्तों, जब हम पानी से भरी बाल्टी अपने दाएं हाथ में लेकर चलते हैं तो बाएं हाथ की तरफ झुक जाते हैं। वास्तव में ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा हमारे पैरों के बीच में होती है। अगला पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है एग्जाम्पल, कि पहाड़ पर चढ़ते समय आगे की ओर झुकते हैं, यानी आगे की ओर झुकते हैं तभी जाकर हम चढ़ पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ताकि दोस्तों गुरुत्व केंद्र हमारे आधार से होकर गुजरे। जैसे अगला पॉइंट है, आपको याद रखना है, किसी बेंच या स्टूल पर बैठकर हम संतुलित महसूस करते हैं। अगला है दोस्तों, चौपाया पशुओं का संतुलन अच्छा होता है बजाय इंसानों के। तो ये होता है दोस्तों गुरुत्व केंद्र जो होता है उसका प्रभाव। इसके कुछ ये एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ये कुछ इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं गुरुत्व केंद्र के। तो ये एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं दोस्तों। विभिन्न आकृतियों के गुरुत्व केंद्र, जैसे दोस्तों बेलन का गुरुत्व केंद्र अक्ष के आधी दूरी पर होता है, यानी एच जो होता है इस अक्ष की जितनी दूरी है या जितनी ऊंचाई है उसका आधा, यानी यहाँ पर। ठीक है। गोल एवं वृत्त का गुरुत्व केंद्र इसके केंद्र में होता है। शंकु का गुरुत्व केंद्र उसके आधार से ऊंचाई का चौथाई हिस्सा होता है, यानी मान लीजिए दोस्तों ये कोई शंकु है। ठीक है, ये कोई शंकु है, ये बना दिया मैंने। इसकी ऊंचाई मान लीजिए दोस्तों ये है, तो इसका गुरुत्व केंद्र जो होगा दोस्तों इस ऊंचाई का कितना होगा दोस्तों? चौथा भाग। अगला पॉइंट है, आपको याद रखना है दोस्तों, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र। जो त्रिभुज होता है, जैसे आपका ये कोई त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों, तो इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा दोस्तों? इसकी मध्यकाओं पर। जैसे दोस्तों ये कोई त्रिभुज है, ये इसकी मध्यकाएं हैं, तो यहाँ होगा इस जगह। या फिर आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ये इस प्रकार, ये इस प्रकार। तो कहाँ होगा दोस्तों? इस जगह, इस कटान बिंदु पर। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं गुरुत्व केंद्र के बारे में। तो दोस्तों ये था आपका आज का लास्ट टॉपिक मोशन से रिलेटेड। और इससे पहले मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, जो जो चैप्टर थे, जो पार्ट थे मोशन के, वो मैं आपके लिए करा चुका हूँ। तो अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उन्हें देख सकते हैं। और इन चारों वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको किसी प्रकार की जो है दोस्तों दिक्कत नहीं होने वाली है मोशन वाले चैप्टर में। और इसकी PDF दोस्तों आज शाम को 10 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल प्योर साइंस लाइव पर मिल जाएगी। किस पर दोस्तों? प्योर साइंस लाइव, प्योर साइंस SCIENCE साइंस और ये लाइव। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये आपको याद रखना है, टेलीग्राम में जाकर सर्च करना है, वहाँ पर ये PDF आपको 10 बजे मिल जाएगी। और 10 बजे ही आपको ये वीडियो भी मिलेगी, तो आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।